नेपाल में हाल ही में बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर नेपाल में एक चुनी हुई सरकार गिर गई और संसद को ही भंग कर दिया गया। मतलब एक ऐसा घटनाक्रम जिसने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके क्लाइमैक्स से, यानी सबसे बड़ी घटना से, जो है संसद का भंग होना। फिर हम पीछे जाके देखेंगे कि देश इस मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे। तो शुक्रवार को ये संकट अपने चरम पर था जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ही भंग कर दिया और उनके बस इस एक फैसले ने देश को सीधे सीधे एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में धकेल दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ें दरअसल एक सोशल मीडिया कैंपेन में थीं। कह सकते हैं एक छोटी सी चिंगारी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। तो इसकी शुरुआत हुई थी कुछ हफ्ते पहले नेपो किड नाम के एक सोशल मीडिया कैंपेन से, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसमें भ्रष्टाचार और नेताओं के बच्चों के लग्जरी लाइफस्टाइल पर सवाल उठाए गए थे। अब जनता के इस गुस्से को दबाने के लिए सरकार ने एक गलत कदम उठा लिया। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। हालांकि सोमवार तक ये बैन हटा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बैन ने आग में घी का काम किया और विरोध प्रदर्शनों को एक ऐसी रफ्तार दे दी जिसे रोकना नामुमकिन हो गया। लेकिन बात सिर्फ ऑनलाइन गुस्से तक ही सीमित नहीं रही। ये गुस्सा बहुत तेजी से सड़कों पर उतर आया और फिर देखते ही देखते इसने हिंसा का रूप ले लिया। और इस पूरी अशांति की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दंगा पुलिस के साथ झड़पों में उस एक हफ्ते में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मंगलवार को तो हिंसा अपने चरम पे पहुंच गई। हुआ ये कि गुस्साई भीड़ ने काठमांडू में सिंह दरबार पर ही धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी। इसी में संसद और दूसरे सरकारी भवन हैं। इस घटना का दबाव इतना ज्यादा था कि उस वक्त के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसी पूरे क्योस और अराजकता के बीच संकट को थोड़ा कम करने और देश को स्थिर करने की कोशिश में एक नई अंतरिम नेता को नियुक्त किया गया। तो इस सीन में एंट्री होती है सुशीला कार्की की। 73 साल की उम्र में वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और उनकी छवि काफ़ी साफ सुथरी मानी जाती है। खास बात यह है कि उन्हें युवा जेनजेड प्रदर्शनकारियों का भी समर्थन हासिल है, जो उन्हें एक बदलाव के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। अब एक नई नेता के आने से लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा और संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं, बल्कि लड़ाई अब सड़कों से हटकर एक नए संवैधानिक टकराव में बदल गई है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संसद का भंग होना। इस एक कदम ने देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो यहां पर अब दो पक्ष बन गए हैं। एक तरफ हैं 8 बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं कि राष्ट्रपति का ये फैसला असंवैधानिक है और संसद को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति और प्रदर्शनकारी नेता हैं जो मानते हैं कि ये एक जरूरी कदम था और अब 5 मार्च को नए चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने अपने इस फैसले को डिफेंड करते हुए कहा, संविधान जीवित है, संसदीय प्रणाली जीवित है, लोगों के पास आगे बढ़ने का अवसर है। अब अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और उनकी सरकार के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। उन्हें सिर्फ कानून व्यवस्था ही बहाल नहीं करनी या सरकारी इमारतों को फिर से नहीं बनवाना है, बल्कि देश के डरे हुए नागरिकों में भरोसा भी जगाना है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हफ्ते भर चली हिंसा के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है। तो नेपाल अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। फिलहाल एक अस्थायी शांति तो है, लेकिन राजनीतिक खाई बहुत गहरी हो चुकी है और सवाल बस एक ही है, क्या ये बटा हुआ राष्ट्र आगे बढ़ने का कोई शांतिपूर्ण रास्ता खोज पाएगा?